श्रीलंका में एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला हमें, जहां पर उनके राष्ट्रपति जो थे वो देश छोड़कर भाग गए। उनको उनकी सेना ने उठा के वहां से, शायद कुछ लोग कह रहे हैं सिंगापुर डिप्लॉय कर दिया, कुछ लोग कह रहे हैं मालदीव चले गए वो। अब इसके बाद सवाल यह आता है कि क्या यूक्रेन का भी कोई भविष्य ऐसा ही हम देख रहे हैं, या यूक्रेन की परिस्थितियां अलग हैं, जहां पर जेलेंस्की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, वहीं रहकर लड़ेंगे क्योंकि पहले तो मना कर चुके हैं, या फिर भविष्य का आकलन देखते हुए आपको भी लगता है कि जिस हिसाब से युद्ध आगे बढ़ रहा है, ऐसा संभव हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि हम खबर पढ़ें कि जेलेंस्की अपने परिवार समेत या कुछ साथी नेताओं के साथ किसी और देश चले गए और अब वहां की बागडोर किसी और के हाथ में, या परिस्थितियां वहां कुछ और हो रही हैं? देखिए शुभांकर, श्रीलंका और यूक्रेन का कंपैरिजन बहुत ही, उसमें कुछ खास सिमिलरिटीज नहीं। मैं केवल राष्ट्रपति को जाने वाले, देश छोड़ने वाली खबर के उतना लिंक कर रहा हूं, बाकी परिस्थितियां अलग। मैं इसी के ऊपर आ रहा हूं। देखिए जो राजपक्षे हैं, जो श्रीलंका में रहे हैं, उनकी फैमिली का करप्शन जग जाहिर था, सबको पता था श्रीलंका में उन्होंने कितने गलत काम किए हैं। पूरी की पूरी कैबिनेट में उनके प्रधानमंत्री उनकी फैमिली से हैं, 2-3 मिनिस्टर उनकी फैमिली से हैं, टॉप पोस्ट कंट्री में उनकी फैमिली से हैं, इतने सालों से राज करते आ रहे हैं वो, और कहीं ना कहीं इकॉनमी की हर उस पे उनकी जकड़ थी, और ये सब चीज़ें बहुत गलत दिशा में गई, उसका आम आदमी को भुगतान करना पड़ा और पूरी जनता उसके खिलाफ हो गई। अब हम यूक्रेन को देखें, वहाँ पर जो जेलेंस्की हैं वो राष्ट्रपति बनने से पहले भी काफ़ी अमीर थे और काफ़ी पॉपुलर थे, और जब वो राष्ट्रपति बन गए हैं और लड़ाई चल पड़ी, उसके बाद लगभग पूरा का पूरा यूक्रेन, वहाँ की जनता उनके पीछे लामबद्ध हो गई है। और अनलाइक श्रीलंका, यूक्रेन को अमेरिका का बहुत बड़ा उनके ऊपर हाथ है। तो कहीं ना कहीं जब तक यूक्रेन बिल्कुल हार के मुहाने पर नहीं पहुंच जाता और हालत ये आ जाती है कि यूक्रेन प्रेसिडेंट अगर यूक्रेन में रहेंगे तो उनकी जान को खतरा है, इस हालत में ऐसा कुछ हम होता हुआ देख सकते हैं। नहीं तो जब तक युद्ध जो है एक पर्टिकुलर एरिया में, साउथ और साउथ ईस्ट में सीमित रहेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई सिचुएशन आने की। अब इस पर देखिए एक सवाल मन में आता है कि क्या जब तक जान पर उन्हें खतरा आ जाएगा, क्योंकि मैं अभी पुतिन का एक बयान सुन रहा था, वो नेटो कंट्रीज को और वेस्टर्न कंट्रीज को कह रहे थे कि देखिए, अगर आपको लगता है कि आप हमसे युद्ध लड़ सकते हैं तो आपको बता दूं कि अभी हमने उस तरीके से हमला नहीं शुरू किया है, वो जो तीव्रता होती है वो हमने नहीं दिखाई है, और अगर आपको लगता है तो फिर आप उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो क्या जो जेलेंस्की की स्थिति है, जो उनकी जान पर खतरा है, उस हिसाब से रूस ने अटैक नहीं किया? रूस के अपने एक टारगेट है जिसको वो अचीव करता जा रहा है, और उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि जेलेंस्की रहते हैं, नहीं रहते हैं, या चीजें हैं। हालांकि शुरुआत में कहा जा रहा था कि अगर जेलेंस्की चले गए तो शायद चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं रूस के लिए। देखिए जेलेंस्की का इसमें कुछ खास मूव नहीं मानूंगा मैं, इसे कहीं ना कहीं जो है रूसी स्ट्रेटजी से जोड़ के मानूंगा। देखिए आपने शुरू में अगर ध्यान दिया हो, जब युद्ध शुरू हुआ था, जो प्रेसिडेंट पुतिन के बयान थे, उन्होंने बोला कि हम अगर चाहें तो यूक्रेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा एज अ कंट्री, वो देश बचेगा ही नहीं। और अब जब उन्होंने बोला है 4 दिन पहले ये कि अभी तो युद्ध सही मायने में शुरू ही नहीं हुआ है, तो आप ये ना बोलें कि रूस अपने पॉलिटिकल या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर पाया है। उनका कहना है कि अभी तो युद्ध शुरू ही नहीं हुआ है, और अगर हम पूरी ताकत के साथ इस युद्ध में उतर पड़े तो शायद यूक्रेन बहुत कम दिनों में सिमट जाएगा। और जेलेंस्की देश में रहते हैं या नहीं रहते हैं, उसका मुझे नहीं लगता इस वक्त इस स्थिति पे कोई खास फर्क पड़ने वाला है। जी, अब बात कर लेते हैं आज की खबर को लेकर। टर्की में जो ये बैठक हुई है, एर्दोगान साहब ने बैठक करवाई है, पहले भी वो कोशिश करते हैं नजर आए कि चीजें नॉर्मल हो जाएं। उसके बाद हमें याद है वो बूचा वाली घटना शायद हो गई थी, जहां पर लाशें बहुत सारी मिल गई थी, और उसके बाद जो बातचीत थी वो डिरेल हो गई थी। अब जब 104 दिन के बाद ये मुलाकातें हो रही हैं, और किस माइंडसेट से जेलेंस्की या यूक्रेन यहां जाएगा? देखिए जहां तक युद्ध की सॉल्यूशन का सवाल है, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जो ये मीटिंग हो रही है युद्ध के समाधान के लिए नहीं हो रही है। ये मीटिंग रशियन ऑफिशियल्स, यूक्रेनियन ऑफिशियल्स और यूएन ऑफिशियल्स के बीच में हो रही है। तुर्की ने सिर्फ उनको होस्ट करने का न्योता दिया कि आप यहाँ आए, बातचीत करें। और ये जो बातचीत हो रही है, इसका मेन मुद्दा है वर्ल्ड की फूड सिक्योरिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में अनाज जो है इस वक्त यूक्रेन के गोदामों में पड़ा है, उनके शिप्स में लदा हुआ पड़ा है, जिसको एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा। और यूक्रेन दुनिया का दूसरे तीसरे नंबर का सबसे बड़ा अनाज का एक्सपोर्टर है, प्रोड्यूसर है। और अगर ये अनाज नहीं पहुँच पाता, खासकर गरीब अफ्रीकन मुल्कों में, तो वहाँ भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। पूरी दुनिया में फूड प्राइसेस बहुत ऊपर जा चुके हैं, इन्फ्लेशन बहुत हाई है। ये मीटिंग कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए कि किस प्रकार से जो ये इतना ज़्यादा क्वांटिटी में गेहूं और अनाज पड़ा है इस वक्त यूक्रेन के अंदर, उनके गोदामों में, उनके जहाज़ों पर लदा पड़ा है, उसको किस तरह नहीं। लेकिन राजेश, एक सवाल मन में आता है कि रूस समाज सेवा तो कर नहीं रहा, रूस के अपने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, अपने भी गोल होंगे, उस पर खुद इतने सारे सैंक्शंस लगे हैं। अगर वो दुनिया की सोचेगा तो लाजमी है कुछ अपने लिए भी चाहेगा।
तो अगर बातचीत की टेबल पे वो जा रहा है और ये ढीला ही देने की बात यूक्रेन की तरफ से होगी, तो बदले में रूस की भी कुछ उम्मीदें होंगी, कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी और शायद बैकडोर से कुछ और भी बातचीत होगी इस युद्ध को लेकर। भले वो ऑफिशियल की जाए ना की जाए, लेकिन केवल इतनी बात तो होगी नहीं, शायद बातें तो और भी रखी जाएंगी अगर मुलाकातें हो रही हैं। तो वहां पर रूस को क्या होगा इस बैठक से, क्यों वो जाना चाहेगा और क्यों ये बातें मानेगा, क्या उसका फायदा है? देखिए शुभांकर, एक इमेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। रूस इस युद्ध में जिस तरह से पूरा कोशिश रहा है वेस्टर्न मीडिया का, यूक्रेन मीडिया का, कि उन्हें विलीफाई किया जाए, उन्हें दिखाया जाए वो किसी तरह के एक दैत्य हैं, एक शैतान हैं। कहीं ना कहीं और रूसी लोग बहुत बुरे लोग हैं, कहीं ना कहीं ये अपनी इमेज को सुरक्षित रखने के लिए कि रूस इतना बुरा नहीं है जितना वेस्टर्न मीडिया उसको प्रोजेक्ट कर रहा है, जैसा हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाते बिल्कुल हैं बिल्कुल कि सारे विलेन वहीं से आते हैं, हैकर्स वहीं से आते हैं, चीनी होंगे या रूसी होंगे विलेन सारे। और यही रियल लाइफ में इस वक्त अमेरिका और यूक्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए इसी संबंध में मैं आपका ध्यान इस तरफ लेके जाना चाहूंगा कि जब स्नेक आइलैंड से कुछ दिन पहले रूसी फौज अपने आप पीछे हट गई थी, अपने आप, मैं इस पे अंडरलाइन कर रहा हूं, तब उन्होंने बोला था कि हम इसलिए पीछे हट रहे हैं ताकि जो यूएन के एफर्ट्स हैं ओडेसा पोर्ट से अनाज को एक्सपोर्ट करने के लिए, वो उसमें उनको कुछ मदद मिल सके और हम पीछे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हट रहे हैं। ये बातचीत कहीं ना कहीं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दिख रही है। और रूस कहीं ना कहीं दुनिया को ये प्रोजेक्ट करना चाहता है कि वो इतने बड़े विलेन नहीं है जिस तरह से अमेरिका या वेस्टर्न मीडिया उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जी, खिरसोन का जिक्र हम कर रहे थे शुरुआत में कि वहां पर लगातार यूक्रेन कोशिश कर रहा है उसे वापस पाने की, और क्योंकि वो इलाका जो है रूस से कब्जे में है। तो क्या हम ये माने कि अब युद्ध उस तरह से नहीं लड़ा जाएगा जैसा पहले लड़ा जा रहा था, और अब ये लड़ाई कुछ इलाकों तक केंद्रित हो जाएगी? हालांकि भारत और पाकिस्तान से तुलना नहीं हो सकती है, लेकिन जिस तरह से कुछ एक अगर कहें कि सिम्टम्स जो हैं वो कश्मीर वाले हालात की तरह हो जाएंगे कि आप कुछ एक ऑब्जेक्ट्स को लेकर आप दावा करेंगे और रह रहकर वहां से लड़ाई होती रहेगी। क्या कुछ ऐसा देख रहे हैं आप? देखिए, खरसोन एक ऐसा इलाका है जो रूस के लिए बेहद जरूरी है। ये डोनबास का हिस्सा नहीं है जिसको कब्जा करना उसके एम्स में था, लेकिन खरसोन की इंपॉर्टेंस इस चीज से आती है कि देखिए क्रीमिया एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पेनिनसुला है जिसको क्रीमिया को 2014 से ने रूस में अपने कब्जे में लिया था और उसके बाद से वो लगातार उसके कब्जे में है और वो कब्जे में रहेगी। लेकिन क्रीमिया में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, उसका अपना कोई पानी का स्रोत नहीं है, कोई सोर्स नहीं है पानी का जिससे वहां पानी सप्लाई किया जा सके। उसका जो पानी आता था वो निप्रो नदी से आता था, एक नहर के जरिए जो खरसोन प्रोविंस से होकर जाती थी, और यूक्रेन ने ये पानी पूरी तरह से रोक दिया था। हालात इतने खराब हो गए थे कि रूस को एक पाइपलाइन बिछानी पड़ी थी मेनलैंड रशिया से क्रीमिया तक सिर्फ पानी को लेके आने के लिए। तो जब ये खरसोन पे उसे कब्जा हो गया है, उस नहर पर कब्जा हो गया है, तो पानी वो अभी क्रीमिया को सप्लाई कर सकते हैं और इस इलाके को रूस छोड़ने वाला नहीं है इस कारण से। और वहां पर उन्होंने देखिए उनकी जो इंटेंशंस रही हैं बड़ी साफ हो गई हैं। वो पहला इलाका है खरसोन का जहां उन्होंने रूबल को मेन करेंसी बना दिया था, क्रीमिया को जो यूक्रेन की करेंसी है हटा दिया था। इसके अलावा वो पहला इलाका था कब्जे किए हुए इलाकों में जहां उन्होंने रेफरेंडम की बात की कि हम वहाँ रेफरेंडम कराएंगे, और अगर ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि हम रूस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो खरसोन को रूस का हिस्सा बना दिया जाएगा। तीसरी चीज़, ये वो पहला इलाका था ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में से जहाँ पर रूस ने बोला था कि यहाँ के नागरिकों को हम रूसी पासपोर्ट देंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं कि रूस का ये एक फर्म फैसला है जिसको वो पीछे हटने वाला नहीं है कि खरसोन रूस का हिस्सा ही रहेगा जब तक कि उसको किसी तरह से यूक्रेन वापस नहीं ले जाता। और यूक्रेन ने भी ये कहा है, दावा किया है कि हम इस इलाके में अटैक्स बढ़ाने वाले हैं। इसके मद्देनज़र उन्होंने सिविलियंस को चेतावनी जारी की थी कि आप इस इलाके को खाली कर दें, क्योंकि हम जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है उसको रीऑक्यूपाई करने जा रहे हैं, मतलब कि वह हमला करके उसको वापस जीतने वाले हैं।